हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम कोशिश करेंगे कि 8 क्लास की, 10 क्लास की और 12 क्लास की जो कि बोर्ड क्लासेस है, उनकी सभी सब्जेक्ट को, सभी विषयों को यहाँ पर बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं पहला वीडियो 8 क्लास की मैथ्स से शुरू कर रहा हूँ। तो पहले अपन 8 क्लास की मैथ्स का जो सारे प्रश्नावलियां हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद 10th क्लास और 12th क्लास का कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट पास आ गई है। तो कोशिश करेंगे कि अच्छा सा आपको समझाएं। तो अपन पहले टॉपिक आज चालू कर रहे हैं, संख्या पद्धति। क्योंकि गणित के अंदर जो अपने आधार होता है वो संख्या ही होती है। तो पहला टॉपिक आप डाल सकते हो दोस्तों, संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे, क्योंकि 8 क्लास का जो पहली प्रश्नावली वो परिमेय संख्या है। अगर आपको परिमेय संख्या से पहले जो संख्या होती है उनके बारे में पता ही नहीं, तो आप क्या समझ रहे हो मुझे पता नहीं। तो भाई संख्या पद्धति आप टॉपिक डाल सकते हो पहला। हालांकि आपका पहला जो टॉपिक है परिमेय संख्या है, उस पर मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको जो क्लियर होनी चाहिए उसको देख लेते हैं अपन। हाँ, तो संख्या पद्धति में पहली जो संख्या आती है वो होती है प्राकृत संख्या, जिसे अपन इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं दोस्तों। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या तो वह संख्या है जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती हो, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। तो पहले लिख दो, जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो वो सभी संख्याएं इस संख्या के अंदर आती है। और दूसरा आप डाल सकते हो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो वह संख्या है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये भी इस तरह आगे बढ़ रही है ना, जैसे इसका मतलब आगे बढ़ रही है। तीसरी संख्या होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या ना, हाँ। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो वह संख्याएं जो 0 से शुरू होकर धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में अनंत की ओर जाती हो। इसका मतलब आगे जा रही है, और माइनस में भी आप इधर आगे जा रही है। डेस डेस। चौथी संख्या जो अपने प्रश्नावली है उसके ऊपर उस पर बात कर लेते हैं अपन, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर इसे अपन इंग्लिश में बोलना है तो क्या होती है परिमेय संख्या? अगर दोस्तों आप इस संख्या पे पूरी प्रश्नावली है, अगर दोस्तों अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है परिमेय संख्या क्या होती है, तो आपको जो फंडामेंटल चीजें, बेसिक चीजें होती है वो समझना इतना आसान नहीं होगा। तो परिमेय संख्या आपने टॉपिक डाल दिया, तो क्या होती है परिमेय संख्या? तो वह संख्या है जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। डेफिनेशन लिख दो चाहो तो, वह संख्याएं या वह संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, लिख सकते हो, तथा क्यू का मान ये बराबर है। तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये बराबर नहीं है, यानी कि क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं हो। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हो। p बटा q का मतलब समझे तो भिन्न के रूप में या बटे के रूप में। बटा तो समझते होंगे आप सब बच्चों। तो और q का मान क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे अपन संख्या ले लें, बटे में जितनी भी संख्या आप लिखना चाहो। इससे पहले अपन एक बात और करते हैं, क्या प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में कोई अंतर नहीं है क्या दोस्तों? तो बिल्कुल आप कह सकते हो कोई अंतर नहीं है, केवल 0 को छोड़ दे दो। प्राकृत और पूर्ण में केवल और केवल किसका अंतर है? 0 का। ये 0 ही है जिसको पूर्ण संख्या बना रहा है प्राकृत संख्या को। तो इन दोनों में अगर अंतर पूछा जाए कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो भाई एक ही अंतर है 0 का। बाकी सभी संख्या सेम है। ये कहां से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है, और ये 0 से शुरू हो रही है। तो क्या अंतर है दोनों में? केवल और केवल 0 का अंतर है। और उसके बाद पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या अंतर है और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? तो भाई इसमें पूर्ण संख्या तो सभी पूर्ण संख्या इसके अंदर आ रही है। देखो 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, अनंत तक। इसके अंदर नई संख्या क्या जुड़ रही है? माइनस वाली संख्या नहीं जुड़ रही है केवल, यानी कि केवल और केवल माइनस की संख्या आ जाने पर पूर्ण संख्याओं को अपन क्या बोल रहे हैं? पूर्णांक संख्याएं बोल रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या जिसे अपन बटे के रूप में लिख सकते हो, यानी जितनी भी संख्याएं अपन ने पढ़ी है वो सभी जिसे अपन बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी परिमेय संख्या के अंदर अंतर्गत आती है। तो क्या आप पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो क्या? तो भाई मैं कहता हूं कि हाँ लिख सकते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है क्या? तो इसको कहां आपने बटे के रूप में लिख रखा है, पी बटा क्यू के रूप में लिख रखा है?
नहीं लिखेगा ना, लेकिन मैं कहूंगा कि इसे अपन 0/1 के रूप में लिख सकते हैं भाई। एक तो सभी संख्या के नीचे छुपा रहता है, या फिर ऐसा कहूं कि आप एक का किसी भी संख्या में अगर भाग लगाते हैं तो उसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, या फिर माइनस में लो तो -1/1, -2/1, -3/1, यानी कि जितनी भी पूर्णांक संख्या है दोस्तों वो सभी परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि इससे इन सभी संख्याओं को अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? तो भाई मैं कहूंगा होती है। क्यों होती है? कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत भी आती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है क्या? तो होती है। जो सभी पूर्ण संख्याएं देखो कहां से शुरू हो रही है, 0 शुरू हो रही है और अनंत तक जा रही है, तो वो सभी संख्याएं किसके अंदर आ रही है, पूर्णांक संख्या के अंदर भी तो आ रही है। देखो 0 1 2 3 4 5, इधर अपन ने देखा 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 केवल 0 को छोड़। अब मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है क्या? तो भी सभी प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही है, तो कह सकते हैं अपन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है। उसके बाद अगले पे आओ, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है क्या? तो भाई मैं कहूंगा हो सकती है। भाई ये तो बटे के रूप में नहीं लिख रही, लेकिन अपन लिख सकते हैं इसे। अभी आपको समझाया कि 0 को मैं 0/1 के रूप में लिख सकता हूँ, 1 को 1/1 के रूप में लिख सकता हूँ, 2 को 2/1 में, 3 को 3/1 में, माइनस वाली संख्या को भी 1/1 के रूप में लिख सकता हूँ। तो यानी कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं वह सभी संख्याएं कौन सी संख्या भी आप कह सकते हो, परिमेय संख्या भी आप कह सकते हो। और कैसे कह सकते हो मैंने समझाया। अच्छा एक चीज और भी समझ लो आप, क्यू का मान अगर 0 होगा तो क्या होगा? किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है, आप इसका मतलब क्या है, 0 में आप किसका भाग लगा रहे हो, 0 में सॉरी 0 का 2 में भाग लगा रहे हो। इसका मतलब घटाया का मतलब ये होता है ना, 0 का 2 में भाग लगाना। जब आप किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग लगाते हो तो उसका जो मान आता है क्या आता है, अपरिभाषित। क्या आता है दोस्तों, अपरिभाषित। यानी कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 का भाग लगाओगे तो अपरिभाषित आएगी। अपरिभाषित का मतलब जिसे अपन परिभाषित नहीं कर सकते हो। संख्या क्या होती है जिसे अपन परिभाषित कर सकते हो? अच्छा जिसे अपन परिभाषित नहीं कर सकते हो संख्या होती ही नहीं है, पहली बात तो ये भी थोड़ी ध्यान जरूर लगाना। किसी भी संख्या में आप 0 का अगर भाग लगाते हो तो उसका मान अपरिभाषित आता है। 0 का भाग किसी भी संख्या में लगा लो, आप अपन जितनी पूर्णांक संख्या पढ़ी है उसके अंदर लगा लो, तो उसका मान क्या आएगा दोस्तों, हमेशा हमेशा अपरिभाषित आएगा। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी तो अपन आगे बढ़े। हाँ ठीक है। यानी कि आप किसी भी संख्या में किसका भाग लगाओगे, 0 का अगर भाग लगाओगे तो उसका मान क्या आएगा दोस्तों, अपरिभाषित आएगा। अच्छा एक चीज के साथ ये आगे भी एक बात और भी कर लेते, अगर किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का आप 0 में भाग लगाओगे, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाओगे, 3 का भाग लगा रहा हूं 0 में, तो क्या आता है दोस्तों, 0 ही आता है। तो दो चीजें होगी अपने यहाँ पर, दो चीजें क्लियर होगी दोस्तों, कि आप 0 का किसी संख्या में भाग लगा रहे हो और 0 में किसी संख्या का भाग लगा रहे हो। 0 का आप किसी संख्या में भाग लगाते हो तो क्या आता है दोस्तों, अपरिभाषित आता है। और 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हो तो क्या आता है, 0 आता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपकी सारी चीजें बेसिक क्लियर हो गए होंगे। आगे आता हूं मैं, पांचवा चलो पढ़ ही रहे तो अपरिमेय संख्या भी पढ़ लो, आपके टॉपिक में शायद नहीं हो लेकिन समझना चाहिए आपको। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे अपन p बटा क्यू या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा क्या हुआ, जिसे अपन p बटा क्यू या भिन्न के रूप में या बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। तो भाई जिसे हम p बटा क्यू के रूप में p बटा क्यू के जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो वो सभी संख्या इसके अंदर आती है। तो कौन सी संख्या आती है दोस्तों, रूट के अंदर जिनका अपन पूर्ण वर्ग या वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो सभी संख्या इसके अंदर आती है। तो √2, √3, √5, √7, √11, √13, क्या आप इनका पूर्ण वर्ग निकाल सकते हो क्या, या फिर ऐसा कहूं कि इसका वर्गमूल निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो ना दोस्तों। अच्छा एक चीज और अपन साथ में समझने का प्रयास करते हैं, क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है क्या? मैंने अभी कहा जिनका वर्गमूल निकल सकता हो
वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। यानी कि जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है, या ऐसे कहूं कि जो दृढ़ संख्या का वर्गमूल निकल सकता है या पूर्ण वर्ग होती है, वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो क्या √4 का वर्गमूल या निकल सकता है क्या? तो भाई निकल सकता है। कितना होता है √4 का वर्गमूल? तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। उसी प्रकार 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। यानी कि वो सभी संख्याएं जिनका अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी। यानी कि जिनका अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं या जिनकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने कोशिश करी कि पहले संख्याओं को समझे, उसके बाद अपन टॉपिक पे आए। तो अब अपन चलो 8वीं क्लास का टॉपिक ही ले लेते हैं। अभी परिमेय संख्या आपका टॉपिक है, तो उसी पर अपन बात करते हैं। वीडियो को दोस्तों अगर आप पूरा देखोगे तो भी आपको मजा आने वाला है। बाकी तो अगर आप बीचों बीच काट के देख रहे हो तो शायद ही मजा आए आपको। हमारा डस्टर भी नया लाना पड़ेगा। देखिए सर, चलो भाई अब परिमेय संख्या पर एक बार फिर से विस्तार से एक बार चर्चा कर लें। अपने टॉपिक का नाम क्या है वैसे प्रश्नावली का? परिमेय संख्या। टेक्निकल इश्यू आ जाता है कभी कभार हमारे वीडियोस में। तो भाई हाँ, परिमेय संख्या के ऊपर अपने बात करी थी, जिसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हो, यानी कि बटे के रूप में लिख सकते हो। शर्त क्या है? Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो 0 होगा तो क्या होगा वो भी मैंने आपको अभी बताया था। तो इसके अपन परिमेय संख्या हो गए, गुणधर्म पूछ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में तो आपसे गुणधर्म ही पूछेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्याओं क्या गुणधर्म होते हैं या क्या गुण दर्शाते हैं, उनको अपन अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो गुणधर्म है परिमेय संख्याओं का, वो है संवृत। हाँ, तो भाई मैं जैसे मैं लेता हूं 3/5, क्या एक परिमेय संख्या है? और एक संख्या लेता हूं 4/5, क्या ये परिमेय संख्या है? अब इन संख्याओं के बीच में मैं संक्रिया लगाऊं, संक्रिया मतलब ऑपरेशन लगाऊं, जैसे मैं प्लस योग का लगाऊं, तो मैं जोड़ूंगा इनको, कितना आएगा? 7/5। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अगर अपने हर समान हो तो ऊपर वाले को जोड़ देना है और नीचे वाले से 1 लिख लेना है। तो भाई अगर मैं इनका हल करूंगा तो कितना आएगा? 7/5। क्या 7/5 परिमेय संख्या ही है ना? तो भाई बिल्कुल आप कहोगे परिमेय संख्या ही है, जिसे अपन P/Q के रूप में बटे के रूप में लिख सकते हैं। वो सभी संख्याएं किसके अंदर आती है? परिमेय संख्या के अंदर आती है। तो 7/5। उसी प्रकार मैं जैसे 3/5 माइनस 4/5 करूं, 4/5 करूं, तो मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा? -1/5। भाई अपने हर सम्मान है तो हर तो उतर गया। ऐसे 3 में से 4 घटाना, यानी कि जो बड़ी संख्या होती है उसमें से ही घटाते, लेकिन फिर कौन सा चिन्ह बढ़ा, कौन सी संख्या बढ़ी? तो माइनस की संख्या बढ़ी है, तो चिन्ह किसका है? माइनस का आया। तो क्या -1/5 परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे बिल्कुल है, जिससे अपन P/Q के रूप में बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर मैंने ऑपरेशन लगाया, संक्रिया लगाई। संख्या हमारा जोड़ बाकी गुणा भाग, जिसे अपन बाकी को व्यकलन भी कहते हैं अपने इसमें गणित में। तो फिर ऑपरेशन में या संक्रिया जो मैंने लगाई, जोड़ की लगाई, तो जोड़ मैंने 2 परिमेय संख्या उठाई और उनका योग किया तो वो भी परिमेय संख्या के अंदर आई। इनको बाकी किया तो भी अपने परिमेय संख्या। उसी प्रकार गुणा का भी देख लो, 3/5 इंटू 4/5, क्या दोनों परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे 4 3 12 और चलो 25, ऊपर वाले का गुणा ऊपर से, नीचे वाला गुणा नीचे से, तो कितना आएगा? 12/25। क्या 12/25 एक परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। क्योंकि आपकी प्रश्नावली में इतने बेसिक चीजें नहीं बता रखी, लेकिन मैं सोचूंगा कि अगर इस तरह से प्रश्न उठ के आ जाता है बोर्ड एग्जाम में तो भाई दिक्कत वाला ही है अपना। तो उसी प्रकार भाग में देख लो, 3/5 भाजक 4/5। भाग लगाना हो तो अपन डायरेक्ट सोल्यूशन है इसका कि इस संख्या के साथ अपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो नहीं कही भाई। भाग को बदलना है, गुणा में बदल दिया, गुणा में। फिर इस संख्या को पलटना है, ऊपर नीचे करना है इसको, तो भाई 5/4। फिर गुणा कैसे करते हैं? तो ऊपर गुणा ऊपर से, नीचे गुणा नीचे से। तो कितना आएगा? 5 3 15 और 5 चौक 20। 15/20। क्या 15/20 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है दोस्तों। तो यानी कि जितनी भी मैंने जोड़ बाकी गुणा भाग लगाया दो संख्याओं पर, दो परिमेय संख्या के अंतर्गत, तो भाई अपने परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। तो आप कहोगे कि योग के अंदर संवृत है। क्या कहोगे इसके लिए? योग संवृत है, ये योग के लिए संवृत है, दोनों एक ही बात है। बाकी को आप व्यकलन कहते हो। हिंदी पे नहीं जाना दोस्तों, ये मैथमेटिक्स है तो अपने मैथमेटिक्स पे रहना है। हाँ, और गुणन के लिए समर्थ हैं, गुणन समर्थ लिख सकते हो आप भले इसको।
और भाग समर्थ है। समर्थ का मतलब या क्लोज प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि आप दो संख्या उठा रहे हो उस परिमेय संख्या से, अगर उनका आप ऑपरेशन लगाते हो, प्लस माइनस गुणा भाग करते हो, और उसी में आए तो आप कहोगे कि ये समर्थ है। अगर जोड़ में है तो आप कहोगे योग के लिए समर्थ है, या योग समर्थ है। बाकी के लिए है तो आप कहोगे वैकलन समर्थ है, और मल्टीप्लाई के लिए है तो आप कहोगे गुणन समर्थ है, और भाग के लिए है तो आप कहोगे भाग समर्थ है। तो ये हो गया अपना समर्थ। उसके बाद एक अगली प्रॉपर्टी कहते हैं, गुणधर्म कहते हैं, अगली क्या होती है उस पर अपन बात करते हैं। इसको साथ साथ में उतारता भी रहना दोस्तों, ताकि अपने बात में अगर समझने का प्रयास करें तो अच्छे से समझ में आए। देखिए समर्थ हो गया। दूसरा टॉपिक आता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपको परिमेय संख्या लेनी है और ऑपरेशन लगाना फिर से, प्लस माइनस गुणा भाग का क्रम बदल बदल के। तो जैसे मैं लेती हूँ परिमेय संख्या फिर से 3/, वो ले रहा हूं चलो, ताकि अपने नोट्स भी अच्छे बने। 3/5 और 4/5 ये है। या तो मैं इसको ऐसे करूं, या फिर इनका क्रम बदलूं। क्रम बदलने का मतलब आगे पीछे कर दूं। आगे पीछे का मतलब 4/5 को आगे ले लो और 3/5 को पीछे ले लो। क्रम का मतलब ये होता है भाई। तो 4/5 प्लस 3/5, दोनों में अपने हर सम्मान है। जब हर सम्मान होता है तो क्या करते हैं भाई, एक हर ले लेते हैं और ऊपर वाले की जोड़ कर देते हैं। 4 + 3 दोनों एक ही बातें हैं। कितना आएगा इनका 7/5। तो भाई दोनों को आप हल करोगे, कितना आएगा 7/5। तो यानी कि आप कोई संख्या लेते हो और वो क्रम बदल के जोड़ बाकी गुणा भाग करते हो, अगर उनका मान बराबर आता है तो आप कहोगे क्रम विनिमयता है। आप इसके लिए क्या है, योज्य क्रम में, योग क्रमता, योग में है, योग का मतलब जोड़, तो क्या कहोगे इसके लिए, योग क्रम विनिमयता। दूसरा बाकी के लिए देखो, देखिए इस प्रकार 3/5 ले लूं माइनस 4/5 करूं, क्या बराबर होगा ये किसके, 4/5 माइनस 3/5 के। तो इसको आप घटाओगे तो क्या आएगा, इसको हल करोगे क्या आएगा दोस्तों, 3/5 माइनस 4/5, हर सम्मान है तो हर तो अपने उतर जाएगा ऐसे ही। 3 - 4 कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो कौन सा चिन्ह आना चाहिए भाई, घटाओगे प्लस माइनस, ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, ये प्लस के 3, ये माइनस के 4, प्लस माइनस संख्या घटती है, घटेगी तो फिर क्या आएगा, एक आएगा। एक आने के बाद अपने देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का, -1, क्या बराबर है, इसको हल करो। 4/5 माइनस 3/5, हर सम्मान है तो हर अपने ऐसे उतर जाएगा। 4 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 1, क्या -1/5 और बराबर है 1/5 के, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो ये बराबर नहीं है। तो क्या वैकलन या बाकी के लिए क्रम विनिमयता का गुण होता है क्या, तो आप कहोगे नहीं। तो लिख दो वैकलन क्रम विनिमयता, क्रम विनिमय नहीं है। उसी प्रकार चलो अपन डायरेक्ट बातें करते हैं किस किस में होती है, ताकि आप, यानी कि जोड़ में होती है पहला, बाकी में नहीं होती है। गुणे के लिए अपन देख लें, गुणा वही संख्या लेते हैं, 3/5 करूं इंटू 4/5। संक्रिया क्या है तो दोस्तों, संक्रिया जो आप जोड़ बाकी गुणा भाग, अब इसमें संक्रिया क्या है, गुणा की। तो इसका मैं क्रम बदल दूं, क्रम बदलने के बाद 3/5 को पीछे लिख दूं, 4/5 को आगे लिख दूं। चलो ये लो भाई, क्रम बदल दिया मैंने, क्या इनके मान में कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऊपर वाला गुणा ऊपर वाले से, नीचे गुणा नीचे से। 4 × 3 = 12, 12/5 वाला 25 बराबर है 4 × 3 = 12/25, क्या 12/25 बराबर है 12/25 के, तो आप कहोगे हाँ सर बराबर है। यानी कि इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, फिर से गुणन क्रम विनिमयता। तो यानी कि अब भाग के लिए मैं वैसे बता रहा हूं दोस्तों, ज्यादा अपना वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन किस किस में होती है वो बता रहा हूं। क्या हुआ सर, हाँ तो हमारे मित्र हैं तो लगता है इन पक गए हैं अपने क्लास से, इसलिए थोड़ा हंसी मजाक करें मेरे से। तो भाई चौथा गुणधर्म भाग का, तो अपन कहेंगे कि भाग के लिए, चलो नीचे दिख ना देखे हमारे मैनेजमेंट साहब ऐसे कह रहे हैं, चलो यहां कर लेते हैं अपना इस डिब्बे में, थोड़ा सा छोटा सा ही, कुछ खास है नहीं।
भाग के लिए देख लें दोस्तों, तो भाग के लिए मैं कह रहा हूं कि नहीं होता है। आप 3/5 भाजक 4/5 करोगे, क्या बराबर होगा 4/5 भाजक 3/5 के। तो इसको हल करोगे क्या आएगा, संख्या को पलट दो, 3/5 गुणा 5/4 बराबर है क्या, मैं बताना आप 4/5 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको पलटना है, 5/3 हो जाएगा। तो इसका मान आएगा 15/20 और इसका मान आएगा 20/15। क्या दोनों संख्या बराबर है क्या दोस्तों, 15/20 और 20/15? तो आप कहोगे नहीं। तो यानी कि किस किस में क्रम विनिमय होता है, परिमेय संख्या में कि किस किस गुणधर्म में अपने ये होता है क्रम विनिमयता? तो भैया आप कहोगे जोड़ के लिए होता है और मल्टीप्लाई या गुणा के लिए क्रम विनिमय होता है। अगर जोड़ के लिए होता है तो कहोगे योज्य क्रम विनिमयता, योग क्रम विनिमयता, और गुणन के लिए होता है तो क्या बोलोगे, गुणन क्रम विनिमयता। अब हम प्रश्न भी आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये फंडामेंटल चीजें अगर आप क्लियर हैं तो आप कोई सा भी प्रश्न बोर्ड में आता है तो इस तरह इससे रिलेटेड आता है तो आप बिल्कुल कर पाओगे। चलो 2 गुणधर्म अपने हो गए, तीसरा देखो। चलो आप अपने जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे, ज्यादा अपन क्लास लंबी हो जाएगी फिर तो। फिर अपन लिख लो साहचर्यता। साहचर्यता क्या होती है, साहचर्यता किस रूप में होती है? अच्छा ये रूप भी लिख लो ना, जैसे a मल्टीप्लाई बी करूं, मल्टीप्लाई और प्लस के लिए दोनों लिख लेना। चलो प्लस के लिए लो पहले, 1 + b करूं या b + a करूं, दोनों बराबर होती हैं। ये तो हो गई किसके लिए, योग क्रम विनिमयता। और a × b करूं या b × a करूं, दोनों बराबर हैं। तो क्रम विनिमयता किस में होती है, प्लस में, योग में और गुणन में। तीसरा साहचर्य, साहचर्य का रूप क्या होता है, यह भी अपने प्लस और गुणन में अपने ये साहचर्यता होती है। तो देख लो भाई क्या किस रूप में होता है, प्लस के लिए 1 + b + c बराबर 1 + b + c। अब देखो किस रूप में होती है, अपने को कैसे पता चलेगा इसमें साहचर्यता का गुणधर्म लग रहा है? तो पहले तो अपने इसमें 3 इस तरह का संख्याएं होगी। अगर इसको पहले हल कर लूं तो इसको मैं बाद में हल करूं, अगर इनके मान में अंतर आता है तो आप कहोगे कि योग में साहचर्यता नहीं है, योग साहचर्यता नहीं है। जैसे मैं संख्या लेके आपको समझाऊं, पहली संख्या लेनी है आपको 3/5, वही संख्या लेना दो तो 4/5 प्लस 6/5। चलो ये संख्या मैंने ले ली पहले, या तो चलो इसको एक बार और लिख दो, 3/5 प्लस 4/5 प्लस 6/5। या तो मैं इन दोनों पहले इनको हल करूं या फिर दोनों लास्ट से हल करूं, क्या इनके मान में कोई फर्क आता है? अगर फर्क आता है तो आप कहोगे साहचर्यता नहीं है। तो देख लो पहले हल करोगे इतना आएगा 7/5। इस कोष्टक, पहले कोष्टक को हल करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो पहले अपने इसको हल किया कितना है, 7/5 प्लस 6/5 बराबर, इसमें पहले उसको हल कर लो, कोष्टक वाले को, कोष्टक को ही हल करना है दोस्तों। पहले 4/5 प्लस 6/5 कितना आएगा, 6 और 4 10, 10/5। इनका योग करोगे 7 और 6 13/5 और 10 और 3 13, 13/5। क्या इन दोनों का मान बराबर आ रहा है? तो बराबर आ रहा, आप कहोगे कि योज्य साहचर्यता है, योग में साहचर्यता है। और चलो योग के लिए आपको समझ में आ गया तो अपन गुणन के लिए देख लेते हैं। एक बात फिर से समझो, साहचर्यता किस रूप में होगी? तो भाई रूप तो a + b + c बराबर a + b + c के रूप में होगी, पर कोष्टक अगर पहले 2 में लग रहा है, वो लास्ट में 2 वाला में लग रहा है आगे, तो कौन सा आप लगाओगे इसमें, योग साहचर्यता। अब साहचर्यता और किसमें होती है, तो गुणन में देख लो, बाकी और सॉरी वैकलन और अपने भाग में नहीं होती है। a × b × c बराबर होगा a × b × c। या तो पहले इन दोनों का मैं गुणा कर लूं और फिर c से गुणा करूं, या फिर b × c का गुणा करके फिर a से करूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं फिर से, 3/5 गुणा 4/5 इंटू 6/5 से करूं, या तो पहले इन दोनों का गुणा कर लूं और जो भी आंसर आता है फिर इससे गुणा करूं, या फिर 3/5 गुणा 4/5 इंटू 6/5, या फिर इन दोनों से को पहले गुणा करूं और फिर इससे गुणा करूं। तो इसमें केवल गुणधर्म में दोस्तों ज्यादा घबराने की कोई चिंता है नहीं, बात है नहीं, समझ में आ जाएगा बिल्कुल।
तो इनका हल करो, कितना आएगा? ऊपर वाला गुणा ऊपर वाले से, 3 चौक 12, 25 इंटू 6 5 बराबर 3/5 इंटू 6 चौक 24 बटा 25। अब हल करो, 12 छिंग 72, 25 पंजे 125, 24 तिया 72, 25 पंजे 125। क्या इन दोनों का मान बराबर आ रहा है? क्या बराबर आ रहा है? तो आप कहोगे गुणन साचरता का गुणधर्म लग रहा है। तो क्या कहोगे इसको? गुणन साचरता। इसको सॉरी अपने आगे पीछे हो गया क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होता रहता है। गुणन साचर्यता, योग साचर्यता। अपन प्रश्नावली पे आ रहे हैं दोस्तों, ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। बेसिक चीजें अगर क्लियर है तो आप सवाल ऑटोमेटिक कर लोगे। इस तरह के प्रश्न जरूर नहीं कि आपकी किताब से ही पूछे जाएंगे। तो अभी अगर समझ में आ गया तो मिटा देता हूं मैं। तो 3 चीजें अपने क्लियर हो गई अभी तो, संवृत, क्रमहीनता, साचर्यता। और एक तीसरी चौथी चीज होती है तत्समक। तत्समक एक तो आता है अपने योज्य तत्समक, और दूसरा आता है गुणन तत्समक। पहले अपन बात करते हैं योज्य तत्समक पर। ये यही इन्हीं नियम में से आएगा दोस्तों बोर्ड में, इनको पक्का कर लेना आप। 4 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न आएगा। योज्य तत्समक मतलब होता है कि परिमेय संख्या आप लेते हो और उनके साथ आप जोड़, योज्य लगा रहा है मतलब योग, और इससे कौन सी संख्या है जिसको आप जोड़ोगे उसमें परिमेय संख्या में, तो उसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। तो भी आप कहोगे, जैसे मैं परिमेय संख्या लेता हूं 3/5, इसमें मैं क्या जोड़ूंगा कि इसके मान में कोई अंतर नहीं आए? तो आप कहोगे 0। तो किस रूप में होगा ये? इस रूप में होगा ये योज्य तत्समक। तत्समक मतलब आप परिमेय संख्या ले रहे हो, उसको में आप क्या जोड़ोगे उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अपन कोशिश करेंगे अपनी लैंग्वेज में समझे सवालों को, तो ज्यादा अपने मैथमेटिक और इस कठिन शब्दों में नहीं समझेंगे। तो अब किस रूप में होता है योज्य तत्समक? इस रूप में समझ लो, a + 0 करूं या फिर 0 + a करूं, क्या आएगा इसका मान? a ही आएगा। ये इस रूप में होगा योज्य तत्समक। और एक दूसरी जो होती है गुणन तत्समक। गुणन तत्समक दोस्तों केवल और केवल आपके गुणधर्म ही आने वाला है इनमें से उठ के प्रश्न। 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न आएगा, पहला एबीसीडी में जो ऑप्शनल में। गुणन तत्समक क्या होता है? गुणन तत्समक आप परिमेय संख्या लेते हो, गुणन से पता गुणन मतलब गुणा, और आप परिमेय संख्या लेते हो, आपको किस संख्या से गुणा करोगे उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मैं परिमेय संख्या 3/5 लेता हूं, 3/5 को किससे गुणा करोगे कि आपको उसके मान में कोई अंतर नहीं आए? तो आप कहोगे 1 से। यानी कि गुणन तत्समक किस रूप में होगा? तो इस रूप में होगा 1 × 3/5 बराबर 3/5, यानी इस रूप में होगा। अब इसकी ओर देख लो, a × 1 करूं या 1 × 1 करूं, इसका मान कितना आएगा? a ही आएगा। तो ये इस रूप में होगा। इनको साथ साथ लिखते भी चलो दोस्तों, ताकि चीजें क्लियर होती जाए। और जो भी समझ में नहीं है कमेंट जरूर करें कि समझ में नहीं आया, वापिस समझाओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने। तो भाई ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। उतारना चाहो तो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना हो आपको कर लो। और तीसरा एक चीज और है जो अपन उसको और क्लियर कर लेते हैं। चलो 5वां ना, सॉरी, गुणन प्रतिलोम। क्या क्या गुणधर्म दिए रे भाई तुमने? गणित बनाने वालों ने डायरेक्ट जोड़ बाकी देते, गणित खत्म, बस पता नहीं क्या क्या और छुपा के घुसाड़ के रखा है। तो चलो गुणन प्रतिलोम भी समझ लें दोस्तों। गुणन प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा। जैसे मैं संख्या लेता हूं 7/5 का उल्टा, गुणन प्रतिलोम मतलब गुणा करना है इसके उल्टे से। तो उल्टा क्या है? 5/7। भाई 7/5 का उल्टा क्या है? 5/7। तो कितना आएगा? अगर इस रूप में कोई चीज होती है तो आप कहोगे गुणन प्रतिलोम। तो इसको किस रूप में लिखें? तो भाई a ×
एक बटा ए किस रूप में होगा, इस रूप में होगा। वो ए का मतलब कोई संख्या हो सकती है दोस्तों ना। तो भाई अपने परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म होते हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं उनको अपने क्लियर करने की कोशिश करिए यहाँ पर। तो भाई अब अपन प्रश्नावली पे आते हैं। सारे गुणधर्म अपन सीख लिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो गुणधर्म से ही उठ के आएगा। तो गुणधर्म कोई 4-5 गुणधर्म है परिमेय संख्याओं के, उनको पक्का कर लेना। तो मेरे प्रश्न पे आते हैं। चलो भाई पहला प्रश्न निम्न में कौन सा गुणधर्म लग रहा है बताना है आपको। चलो भाई -4/5 बड़ा लिखते हैं थोड़ा बहुत, -4/5 गुणा 1 इक्वल है 1 इंटू -4/5 बराबर 4/5। देखते ही प्रश्न को आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा गुणधर्म लग रहा है। भाई किसी भी संख्या को अपन 1 से गुणा करें या 1 से गुणा जब भी कर रहे होंगे तो कौन सा लग रहा होगा भाई, गुणन तत्समक। अपन सीखे थे गुणधर्म, गुणन तत्समक। गुणा में हो रहा है, गुणा में आप जैसे -4/5 ले रहा हूं, इसको आप किस संख्या से गुणा करो इसके मान में कोई फर्क नहीं आए तो भाई 1, तो यानी कि गुणा के लिए तत्समक क्या होता है, 1 होता है, ध्यान रखना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि गुणा के लिए तत्समक क्या है, तो भाई 1। हाँ उसकी तो किस रूप में होता है भाई, ये इस रूप में हुआ a × 1 बराबर 1 × a, कितना आएगा, a आएगा, इसी रूप में है। देखो दोस्तों हाँ दूसरे प्रश्न पे आते हैं। चलो सेकंड प्रश्न है, गुणधर्म ही बताने, हल नहीं करना है दोस्तों। -13/17 गुणा करना है कोष्टक -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्या हो रहा था, क्रम बदल रहा है आगे पीछे। भाई इसने पहले इसका गुणा -2/7 से किया, अब -2/7 गुणा इससे किया, तो कुल मिला के क्रम बदला है इसने। तो क्या है भाई क्रम, गुणन है इसलिए कह दो गुणन क्रम विनिमयता, गुणन क्रम विनिमयता किस रूप में होती है, आपने देखा था कि a × b करूं या फिर b × a करूं, उसके मान में अगर कोई फर्क नहीं आता तो अपन कहते हैं कि गुणन क्रम विनिमयता है। तीसरा प्रश्न, प्यारे बच्चों आप समझने का बिल्कुल प्रयास कर रहे होंगे लेकिन ध्यान से, क्योंकि ये गुणधर्म जो है थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के हैं। तो -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या, तो भाई देखो इसका प्रतिलोम क्या है, इसका प्रतिलोम इसका उल्टा क्या है, तो भाई 19/-19 तो कौन सा गुणधर्म लग रहा है, गुणन प्रतिलोम। किस रूप में होता है गुणन प्रतिलोम, अभी अपने देखा था कि a गुणा इसका उल्टा 1/a कितना है 1, इस रूप में अगर है तो अपन कहेंगे गुणन प्रतिलोम। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 कोष्टक 6 × 4/3 को 1/3 कोष्टक 6। चलो प्रश्न लिख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न 1/3 गुणा 6 × 4/3 किस गुणधर्म से परिकलित करेंगे, तो बताओ मेरे को। जहां पर भी इस तरह 3 संख्या का जोड़ हो रही है, गुणा हो रहा हो, डायरेक्ट अपने बिना सोचे क्या समझना है, साहचर्यता। तो साहचर्यता में क्या होता है, तो पहले इसने यहाँ पर गुणा किया, पीछे वाली 2 संख्या गुणा किया, फिर अगले ने इसने क्या किया, आगे वाली 2 संख्या गुणा किया। तो भाई कोष्टक सही समझ में आ जाना चाहिए कि आज कौन सा गुणधर्म लग रहा है, साहचर्यता है, और क्या है तो गुणन है। तो क्या कहोगे, गुणन साहचर्यता। साहचर्यता ना, थोड़ा अपने हिंदी कमजोर है भाई, तो अपने उस हिसाब से समझ लेना भाई, साहचर्यता। चलो तो वही अपने प्रश्नावली कंप्लीट होती है अभी यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि ये 3-4 प्रश्न थे आपको समझ में आए होंगे। मैं चाह रहा था कि 2-4 प्रश्न मैं अपने मन से बना के भी दूं और समझने का प्रयास भी करें आप घर पे बैठ के, क्योंकि आपने कर तो रखे होंगे इस प्रश्नावली के प्रश्न किताब से, तो देखना, और मैं दे रहा हूँ उसको समझने की और प्रयास करना, ताकि अपने साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। तो ये पहली प्रश्नावली से प्रश्न उठ के आएगा तो या तो ऑप्शन में आएगा या फिर 3-4 नंबर का प्रश्न निकल आएगा।